Everyone, welcome to the another session of clinical toxicology। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम कार्बामेट्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम अपना थर्ड एजेंट लेके आए हैं जिसका नाम है ऑर्गेनोक्लोरिन्स। तो जैसे हमने देखा था ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और कार्बामेट्स में काफी सारे सिमिलैरिटीज थी, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम था, मगर जो सेराइन मोइटी के साथ वो जाके बाइंड हो रहे थे उनमें ही खाली डिफरेंस था। तो उसके बाद आज हम लेके आ रहे हैं अपना थर्ड टॉपिक जो है ऑर्गेनोक्लोरिन्स। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, ये उन दोनों से काफी अलग है, इसका मैकेनिज्म भी अलग है, तो हम उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है जो हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक और लो टॉक्सिक की कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हाईली टॉक्सिक में है उसमें पहला कंपाउंड है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बहुत ज्यादा यूज था, आज के डेट में ये बैन है। फिर आता है एल्ड्रिन एंड डायएल्ड्रिन जो एकदमली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है, ये भी काफी सारा यूज होते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे जो मॉडरेटली टॉक्सिक कंपाउंड है इसमें इंडोसल्फान एंड कीपोन दोनों भी वाइडली अवेलेबल है, लिक्विड में भी अवेलेबल है, डस्ट में भी अवेलेबल है, पाउडर में भी अवेलेबल है और ग्रेन्यूल्स में भी मिलते हैं। फिर आता है अपना लो टॉक्सिक कंपाउंड जिसमें आता है मिथॉक्सीक्लोर, ये भी मार्केट में काफी ज्यादा यूज है, आज के डेट में यही ज्यादा चलते हैं। फिर आता है हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये जो भी 7-8 कंपाउंड मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं ये इंडियन मार्केट में काफी मिलते हैं। इसमें से आप दो कंपाउंड या एक कंपाउंड आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो कैसे काम करते हैं, दे डू नॉट डिफरेंस द एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम, ये एकदम से अलग है। एसिटाइल कोलिन स्टरेज हम अभी तक दोनों वहीं पे बात कर रहे थे, आज हम उससे हट के अलग से बात करेंगे। तो DDT एंड इट्स एनालॉग इफेक्ट सोडियम चैनल एंड इट्स कंडक्टेंस टू द न्यूरॉन्स। जो अपना जो न्यूरॉन है उसमें हमको मालूम है कि सोडियम चैनल है, क्लोराइड चैनल है, पोटेशियम चैनल है, कैल्शियम चैनल्स है। ये जो सारे चैनल्स हैं ये चैनल्स में आयन का मूवमेंट रहता है जिसकी वजह से वहां पे इंफॉर्मेशन जनरेट होता है और इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है, जिसको हम कुछ भी नहीं एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो वो सारी चीजों को ये इफेक्ट करता है, ये सोडियम चैनल को इफेक्ट करता है, कंडक्टेंस जो होता है, इंफॉर्मेशन का कंडक्टेंस होता है उसको इफेक्ट कर देता है, क्लोराइड चैनल को इफेक्ट कर देता है जो हमारे न्यूरॉन्स को टॉक्सिक है। जो अल्सो अल्टर द न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉरएड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन एंड सीरोटोनिन, ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन एंड सीरोटोनिन, उनको भी अफेक्ट करते हैं। देन साइक्लोडाइन्स इनिबिट गाबा, तो ये जो साइक्लोडाइन्स है ये गाबा को भी इनिबिट करते हैं क्योंकि गाबा एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर हम गाबा को ही इनिबिट कर देंगे तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इतना एक्साइट होता है कि जिसको हम एक्साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, ज्यादा एक्साइट हो जाता है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू हो जाती है, जिसको हम एक्साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। फिर इंडोसल्फान क्या करता है, इंडोसल्फान जो है वो कैल्शियम एटीपेज में एक्टिविटी बढ़ा देता है और गाबा की एक्टिविटी को कम कर देता है, फिर से एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा और सीरोटोनिन को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये न्यूरॉन है ये इतना एक्साइट हो जाता है और इसमें अंदर से पूरा इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है कि ये न्यूरॉन खुद ब खुद डेथ होना चालू हो जाता है। फिर एक और इसका मैकेनिज्म है ऑर्गेनोक्लोरिन्स का, ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म जो करने वाले एंजाइम है उनको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये खुद को ही मेटाबोलाइज करना चालू कर देते हैं। जो लिवर सेल है वो खुद ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं और वो खुद ही डेथ स्टेज में चले जाते हैं। तो एक बार हम फिर से देखेंगे क्या क्या मैकेनिज्म है। सोडियम चैनल को इफेक्ट करते हैं, कंडक्टेंस को बढ़ा देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल को अल्टर करते हैं, जनरली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देते हैं, जो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे रहे हैं। तो जो ऑलरेडी यहाँ पे चीजें बढ़ रही है फिर से ये बढ़ रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि न्यूरॉन खुद से डेथ होना चालू हो जाता है। लिवर सेल्स में जाता है, लिवर एंजाइम को इतना प्रोड्यूस कर देता है कि वो खुद को डाइजेस्ट करना चालू कर देती है। ये किसका मैकेनिज्म है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी ऑर्गेनोक्लोरिन्स। तो ये 3-4 मैकेनिज्म आपको एग्जाम में याद करने हैं। तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें मेजर जो क्लिनिकल फीचर्स है वो हमको CNS के ही देखने को मिलेंगे। हाउएवर GIT रूट से गया है तो नोजिया वोमिटिंग ऑलमोस्ट कॉमन है सब में, अब्डोमिनल पेन भी कॉमन है। फिर आता है पैरास्थेसिया, पैरास्थेसिया मतलब एक झुंझुनापन रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन के पैकेट है वो अब एक दूसरे जगह में नहीं जा पा रहे हैं। CNS में हेडेक, वर्टिगो, आदमी को चक्कर आने जैसा होता है, ट्रेमर होता है, अटेक्सिया मतलब मूवमेंट डिसऑर्डर है, आदमी एकदम पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, अपने कोऑर्डिनेशन से चल नहीं पाता है, एमनेजिया मतलब आदमी थोड़ा बहुत भूलना चालू हो जाता है, पुपिल डायलेट हो जाते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है और कन्वल्जन्स बहुत कॉमन हो जाते हैं इस पॉइजनिंग में क्योंकि ये CNS में डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो कन्वल्जन्स भी बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं।
और फिर कुछ और सिम्टम्स भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आदमी को बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो बुखार जैसा सिचुएशन हो जाता है, निमोनाइटिस जो उसके लंग्स है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, हाई डोज है तो रीनल फेलियर हो जाता है, उसका बीपी कम हो जाता है, कोरोनरी स्पाजम हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। तो ये सारे उसके बाकी सिम्टम्स है। इसमें जो की सिम्टम्स है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपको कोई केस स्टडी देखने को मिलेगी तो वहां पे आपको ये सिम्टम जरूर दिया जाएगा, दैट इज पैरास्थेसिया। ये पैरास्थेसिया करता है, सेंसेशन को अल्टर कर देता है हमारी बॉडी को। तो ये इसका जो है ये की सिम्टम है, ये की सिम्टम, इसको हमेशा याद करके ऑर्गेनोक्लोरिन के साथ जोड़ना है। फिर आता है अपना डायग्नोसिस कैसे करें। हम एक्सरे में अगर डायग्नोसिस करेंगे तो ऑर्गेनोक्लोरिन्स ओपेक दिखते हैं। अगर ये जीआईटी में लंबे समय तक रहेंगे तो हम इसको एक्सरे में विजुअलाइज कर सकते हैं। और फिर गैस क्रोमाटोग्राफी करेंगे तो हम ऑर्गेनोक्लोरिन्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो बात आती है जब इसकी मैनेजमेंट की, तो इसके मैनेजमेंट में हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक एंटीडोट तो है नहीं करने के लिए, तो हम इसको सपोर्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम डिकॉन्टामिनेशन करेंगे। डिकॉन्टामिनेशन मैंने पहले ही सारा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। मैं इसको कैसे करना है, क्या करना है, मैं वो वाला वीडियो भी यहाँ पे डिटेल में डाल दूंगा, और जो मैं नोट प्रोवाइड करूंगा उसी नोट को आप दोबारा पढ़ सकते हो। तो डिकॉन्टामिनेशन में पहले हम क्या करेंगे, आदमी को इमेसिस कराने की कोशिश करेंगे। मगर ये जो अपना ऑर्गेनोक्लोरिन्स ये जनरली फाइन पाउडर्स में और लिक्विड्स में मिलते हैं, तो ये रेडिली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसमें वोमिटिंग कराने का इतना कोई भी फायदा नहीं होता है। हाँ, अगर रैपिडली विद इन मिनट्स आ जाता है, 10-15 मिनट में आ गया, तो वहां पे इमेसिस कराने के फायदे हैं। तो हम सिचुएशन देख के कर सकते हैं। फिर जो अपना गैस्ट्रिक लवाज है, गैस्ट्रिक लवाज का भी यही सीन है। अगर आधे 1 घंटे में आदमी पहुंच रहा है तो फायदा है, अगर 4-5 घंटे के बाद पहुंच रहा है तो लिक्विड और जो फाइन पाउडर है वो जनरली ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उतना कुछ हमको फायदा देखने को नहीं मिलता है। फिर जो अपना कैथारसिस वाला प्रोसेस है, होल बावेल इरिगेशन वाला प्रोसेस है, वो हम पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, जो हमने स्टेबलाइजेशन से पहले चालू किया था कि हम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई, ये सारी चीजें हम एक एक करके मैनेज करेंगे। सर्कुलेशन को कैसे मैनेज करेंगे, सीएनएस को कैसे मैनेज करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे मैनेज करेंगे, अगर हमको कार्डियक अरिथमिया आ गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन करी हुई है। मैं जस्ट वहां का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये नोट मैं एंड ऑफ फरवरी तक उसमें डालने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, अपने टेलीग्राम में डालने वाला हूँ, तो वहां पे भी आप रेफर कर सकते हो। फिर हमने बोला है कि यहाँ पे फीवर जैसा सिचुएशन हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लास में ली भी हुई है, और नोट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको देखिएगा। फिर यहाँ पे ऑयल को नहीं यूज करना है, कोई भी लिपिड सब्सटेंसेस को नहीं यूज करना है। लिपिड सब्सटेंसेस को हम यूज करेंगे तो इसका ऑब्जर्वेबिलिटी बढ़ जाएगा और ब्लड में इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, तो फिर मैनेज करना और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो जितने भी ऑयल या लिपिड सब्सटेंसेस है उसको हम एकदम से अवॉइड करेंगे। फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो टेक्निक है उसके भी हमको कोई इतने ज्यादा फायदे देखने को नहीं मिले, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल टेक्निक्स को हम सेकेंडरी में रखेंगे। अगर डॉक्टर को लगता है कि इसको देना चाहिए तो वो दे सकते हैं, मगर इसके कोई ऐसे नॉन रिजल्ट्स नहीं है। और सबसे बड़ा हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है कि इसका कोई भी हमारे पास एंटीडोट अवेलेबल ही नहीं है, तो हमको सिम्टोमेटिक मैनेज करके करना पड़ेगा। इमेसिस और गैस्ट्रिक लवाज अगर क्रोनिक केस है तो इतना फायदा नहीं है, अगर अर्ली में आया है तो हमको कुछ कुछ उसके फायदे देखने को मिल सकते। तो इसके मैनेजमेंट में कंपैरेटिवली हमारे पास करने के लिए बहुत कम है, क्योंकि हमको उसको सपोर्टिव ही मैनेजमेंट करना है, राइट। तो ये थी हमारी आज की जानकारी ऑर्गेनोक्लोरिन से लेके। हम इसको क्विकली रिकैप करेंगे 1 मिनट में। कैसे काम करता है, सोडियम चैनल के कंडक्टेंस को बढ़ा देता है, न्यूरोट्रांसमीटर को अल्टर करता है, गाबा की एक्टिविटी को एकदम से कम कर देता है, जिसकी वजह से एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से लिवर सेल्स ऑटोमेटिकली डैमेज होना चालू हो जाते हैं। जीआईटी और सीएनएस इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इंक्लूडिंग कुछ बाकी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, अनयूजुअल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे और क्रोमाटोग्राफी, और मैनेजमेंट हमारे पास डिकॉन्टामिनेशन से लेके सपोर्टिव थेरेपी ही अवेलेबल है, हमारे पास इसका कोई भी एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे हमारा ऑर्गेनोक्लोरिन्स को हम आइडेंटिफाई और मैनेज कर सकते हैं। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर अटेंटिवली लिसनिंग दिस स्मॉल क्लास ऑफ ऑर्गेनोक्लोरिन्स, येट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।